रूम नंबर 666 एपिसोड 6। सूरज की हल्की रोशनी झील के पानी पर सुनहरी परछाइयां बना रही थी। होटल लेक व्यू के कमरे में केत की अब तक बिस्तर पर ही बैठी थी। पिछली कुछ दिनों की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। केतकी, मैं हूं, स्नेहा। केतकी ने दरवाजा खोला तो स्नेहा हाथ में नाश्ते का डब्बा ले खड़ी थी। गरम पोहे, चाय और कुछ फल। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। तुम्हारा यहां रुकना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर तुम हार मान लेती तो शायद मुझे कभी सच्चाई नहीं पता चलती। केतकी ने डब्बा लेते हुए उसकी ओर देखा। मगर स्नेहा, एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। स्नेहा ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए उत्सुकता से उसकी ओर देखा। केतकी ने धीरे से कहा, तुमने उस दिन मेडिकल स्टोर में कहा था कि वो आत्मा अमित था, पर तुम्हें कैसे पता? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। स्नेहा की आंखें कुछ पल के लिए खाली हो गईं। फिर उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। केतकी, मैं और अमित दोनों वर्मा बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे। तभी से हमारी मुलाकातें हुई और रिश्ता इतना गहरा हो गया कि सगाई तक बात पहुंच गई। लेकिन अमित अचानक बदलने लगा, चुपचाप, खोया खोया। और फिर वो गायब हो गया। स्नेहा की आवाज कांप रही थी। मैं भी हार मानने वाली नहीं थी। कुछ दिन बाद मैंने अर्जुन वर्मा को देखा, होटल मालिनी पैलेस के गेट से अंदर जाते हुए। मैं पीछे पीछे चली गई। होटल लॉबी तक पहुंचने से पहले मैंने उसे रोक लिया। हम दोनों बगीचे की एक बेंच पर बैठ गए। उसकी आंखें भर आईं, जैसे वो पल फिर से जी रही हो। वो बहुत परेशान था, बार बार घड़ी देख रहा था। मैंने पूछा तो बोला, मुझे 6 बजे जाना होगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। केतकी ने बीच में टोक दिया, जाना होगा? मतलब कहाँ? मैंने भी यही पूछा था, पर उसने कहा, बेहतर है तुम इसमें मत पड़ो। मैंने अमित का नाम लिया। कहा, पुलिस मेरी मदद नहीं कर रही, कृपया बताइए, आपको कुछ पता है क्या? लेकिन अर्जुन बस बोला, आई एम सॉरी, मैं इसका हिस्सा रहा हूं, लेकिन अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। स्नेहा की आवाज टूट गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा, कम से कम मुझे बताओ अमित कहाँ है? तब उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, मत ढूंढो उसे, वो मर चुका है, अब इंसान नहीं रहा। मैंने पूछा उसका क्या मतलब था, लेकिन उसने बस इतना कहा, अब वो आत्मा है, बदले की आग में जलती आत्मा। फिर उठ खड़ा हुआ। मैंने रोते हुए कहा, ठीक है, फिर काम खत्म होने के बाद मिल सकते हैं? वो मुस्कुराया और कहा, अब कभी नहीं लौटूंगा, मुझे यहां अपनी मौत गले लगाने के लिए बुलाया गया है। उसने मुझे देखा और कहा, अमित को भूल जाओ, वो कभी वापस नहीं आएगा। तुम चाहे जितना ढूंढ लो, अमित अब नहीं रहा। असल में अमित ने ही मुझे बुलाया है अपना बदला लेने के लिए। आखिरकार आज मेरे लिए यह सब खत्म हो जाएगा। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। केतकी की रगों में ठंडक दौड़ गई। स्नेहा आगे बोली, मैं तो जैसे पत्थर सौ की हो गई, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अर्जुन उठा और बस चला गया। उस पल के बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। स्नेहा ने कांपते हाथों से आंखें पोंछी और आगे कहा, 2 दिन बाद अर्जुन की पत्नी होटल में आई थी। बेचैन होकर हर जगह ढूंढ रही थी। बहुत पूछताछ की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। मैं उससे मिली और हमारी आखिरी मुलाकात की बात बताई। वो सिहर गई, जैसे मेरे शब्दों से उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई हो। स्नेहा ने धीमी आवाज में सांस खींची। तभी अचानक अर्जुन का पिता आ पहुंचा। उनका चेहरा सख्त और खौफनाक गुस्से से भरा हुआ था। उसने बिना कुछ सुने, बिना एक शब्द कहे, अपनी बहू का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए होटल से बाहर ले गया। मैं स्तब्ध खड़ी देखती रही। कार का पिछला दरवाजा खोला और उसे धक्का देकर अंदर बिठा दिया। फिर ड्राइवर की तरफ मुड़े और आदेश दिया, इसे बाहर मत निकलने देना। अर्जुन के पिता किसी से बात करने वापस होटल के भीतर चले गए। इसी बीच अर्जुन की पत्नी ने मुझे इशारे से बुलाया। मैं सावधानी से कार के पास पहुंची। उसने मेरा हाथ पकड़कर धीमे से कहा,
अपना ध्यान रखना, ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। कौन लोग? मेरे मुंह से निकल पड़ा। लेकिन तभी ड्राइवर आगे बढ़ा और गुर्रा कर बोला, मैडम, पीछे हट जाइए। अर्जुन की पत्नी ने जल्दी से दोबारा मेरा हाथ थामा। उस मजबूत हैंडशेक में मुझे कुछ दबा हुआ महसूस हुआ। एक छोटी सी पर्ची। मैंने बिना देखे ही तुरंत उसे अपनी जेब में डाल लिया। कुछ ही पल बाद अर्जुन के पिता लौटे। उनकी सख्त नजरें सीधे मेरी ओर उठी। मेरा गला सूख गया। मैं एक कदम पीछे हट गई। उन्होंने बिना कुछ कहे कार का दरवाजा खोला, भीतर बैठे और कार तेजी से वहां से निकल गई। मैंने कांपते हाथों से जेब में रखी पर्ची निकाली। उस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था, अर्जुन की पत्नी नित्या का। बहुत सोच विचार के बाद हिम्मत करके मैंने उसे कॉल किया। उसने कहा कि जिस दिन अमित गायब हुआ उसी रात अर्जुन भी होटल मालिनी पैलेस में था। कई हफ्तों से वो बहुत परेशान रहने लगा था। घर लौटकर हमेशा चुपचाप बैठा रहता और उस रात जब वो होटल से लौटा तो मुझे गले से लगाकर फूट फूट कर रोया। बस यही कहा, मुझे अपने आप से घिन आ रही है। उसके बाद तो जैसे अर्जुन टूट ही गया, गहरे अवसाद में चला गया। हर रात बुरे सपनों में चीख उठता। कई बार आधी रात को कहता, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे मार देगा। मैं पूछती, कौन? लेकिन वो कभी जवाब नहीं देता, बस सिहर कर चुप हो जाता। फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। वो सुबह उठा तो उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे भीतर की जंग खत्म हो गई हो। उसने अपनी डायरी में कुछ लिखा। अगले कुछ दिन वो बेहद खुश रहने लगा। बच्चों के साथ खेलता, हमें घुमाने भी ले गया और मुझे लगा कि मेरा पुराना अर्जुन वापस आ गया है। लेकिन धीरे धीरे उसने घर के सारे कागजात, प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स मुझे देनी शुरू कर दी। मैं हैरान थी, पर उसने कहा, बस संभाल कर रखो। फिर एक सुबह जब मैं जागी तो वह जा चुका था। मेज पर एक पत्र पड़ा था। उसमें लिखा था, जब तुम ये पढ़ोगी मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। तुम ढूंढोगी, पूछोगी, पर मैं चाहता हूं कि तुम जवाब तलाशने की कोशिश मत करना। मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे मेरी आत्मा, सब बदल गया है। मुझे अपराध बोध से बाहर आने के लिए मरना होगा। उसने अपने पिता के लिए भी एक चिट्ठी छोड़ी, लेकिन कोई नहीं जानता उसमें क्या लिखा था। उसके पिता ने होटल के ओनर से सीसीटीवी फुटेज मंगाई और उसके अगले दिन उन्होंने अर्जुन का अंतिम संस्कार कर डाला। नित्या ने कहा कि शी इज श्योर कि जो कुछ भी हुआ उसका रिश्ता अमित की गुमशुदगी से भी है और हमारे वर्मा फार्मास्यूटिकल से। स्नेहा कांप रही थी। आंसुओं से उसका चेहरा भीग चुका था। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, अमित के बिना सब खत्म हो गया। स्नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। केतकी ने उसका हाथ थाम कर कहा, रोना बंद करो स्नेहा, अब मजबूत बनना पड़ेगा। लेकिन एक बात साफ साफ बताओ, तुमने मुझे इस सब में क्यों घसीटा? स्नेहा ने चौंक कर केतकी की तरफ देखा। केतकी की आवाज कठोर हो गई, क्योंकि सच ये है, कॉल भी तुमने ही किया था और ईरानी कैफे में मेरे बैग में पैकेट भी तुमने ही रखा था, है ना? स्नेहा की सांसें रुक सी गईं। कुछ पल तक वो केतकी को घूरती रही, फिर उसका चेहरा ढह गया। हाँ, सब मैंने किया, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। तुम ही वो इंसान हो जो हर हालात में सच का साथ देती हो। मुझे लगा, अगर कोई है जो अमित के लिए इंसाफ ला सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। लेकिन तुम मदद के लिए सीधे मेरे पास क्यों नहीं आई? ये चक्कर क्यों चलाया? स्नेहा की आंखों में दर्द और बेबसी तैराई। क्योंकि अगर मैं सीधे आकर कहती कि अमित अपनी मौत के बाद बदला ले रहा है, तो क्या तुम यकीन करती? केतकी ने कुछ पल सोचा, फिर सिर झुका लिया। नहीं, सच कहूं तो मैं यकीन नहीं करती। केतकी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें अब भी सवालों से भरी थीं। ठीक है, लेकिन अब सच सच बताओ, तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि अमित मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा? और सबसे जरूरी, बुकिंग डिटेल्स तुम्हें मिली कहां से? स्नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, केतकी, नित्या से बात करने के बाद मैंने सबूत,
तर्क और जो भी जानकारी मिल सकती थी उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं खाली हाथ रह गई। मैं पागल सी हो गई थी। हर जगह मदद मांगी, किसी ने साथ नहीं दिया। सब डर गए। जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने ठान लिया कि अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। मैं मालिनी पैलेस की छत पर गई, वहीं जहां अमित के साथ आखिरी पल बिताए थे। जहर की शीशी साथ ले गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने शीशी होंठों से लगाई, किसी ने मेरे सिर पर चोट की। मैं एक ट्रांस में चली गई। मैंने चारों ओर देखा तो मैं रूम नंबर 666 में थी और वहां अमित खड़ा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी सगाई से पहले कोर्ट ट्रायल के वक्त था। लंबा आईना सामने और वो उसमें खुद को देख रहा था। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन आंखें चमक रही थीं। मैं उसके पास भागी, चीख कर कहा, अमित। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार था, पर चेहरा बुझा हुआ। उसने कहा, स्नेहा, अपनी जान मत लेना। तुम्हारी हर सांस अब मेरे लिए भी है। जीना, जीना मेरे हिस्से का भी। मैं रोती रही। मैंने पूछा, तो तुम क्यों नहीं आ सकते मेरे पास? अमित ने आंखें झुका ली, बोला, जहां मैं हूं वहां मोहब्बत की कोई जगह नहीं। मैं अब इंसान नहीं, एक छाया हूं। मगर एक चीज है जो मुझे अब भी नरम बनाती है। उसने अपने कोट में लगे चाफा के फूलों को छुआ। ये फूल, इनसे अब भी प्यार की खुशबू आती है। जब भी इन्हें देखता हूं, मुझे लगता है जैसे मैं फिर से इंसान हूं। इतना कहकर उसने मेरा चेहरा छुआ और फुसफुसाया, अब जाओ, जियो, मेरे हिस्से का भी। और फिर सब अंधेरा हो गया। जब होश आया तो मैं फिर से होटल की छत पर थी। और फिर एक दिन टीवी पर तुम्हें देखा। तुम किसी और केस की रिपोर्टिंग कर रही थी। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी हिम्मत, उस पल मुझे लगा ये मेरी प्रार्थना का जवाब है। केतकी देशमुख ही वो इंसान है जो सच के लिए किसी से नहीं डरती। और तब मैंने ठान लिया, तुम्हें ही इसमें शामिल करना होगा। केतकी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें बुकिंग प्रोसेस कहां से मिला? स्नेहा ने जवाब दिया, अर्जुन की डायरी से। उसकी पत्नी नित्या ने मुझे उसकी डायरी के पेज की एक फोटो भेजी थी, जहां उसने होटल मालिनी पैलेस के बारे में लिखा था। केतकी ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारे पास वह फोटो है? स्नेहा ने सिर हिलाया और अपने फोन से उसे एक फोटो दिखाई। हेडिंग में लिखा था, आखिरी सफर। और उसके नीचे रात 12:12 पर कॉल करने का पूरा प्रोसेस था। और आखिर में होटल की लिफ्ट में घुसने से लेकर रूम नंबर 666 के दरवाजे पर 6 बार खटखटाने तक का पूरा प्रोसेस था। स्नेहा उम्मीद भरी नजरों से केती को देख रही थी और कहा, तुम ही मेरी एकमात्र उम्मीद हो केतकी। केतकी ने स्नेहा को गौर से देखा। उसकी आंखों में सहानुभूति और जिम्मेदारी दोनों उतर आईं। शाम को केतकी उस प्राइवेट डिटेक्टिव राघव शेलार से एक कैफे मिलने गई, जिसे उसके बॉस रोनित ने सुझाया था। बाहर हल्की धूप थी और कैफे में कॉफी की गंध तैर रही थी। तभी सामने से एक लापरवाह सा आदमी अंदर आया। जीन्स, हल्की सी सिकुड़ी शर्ट, गले में सस्ती सी चेन और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। वो सीधे केतकी की मेज पर आकर बैठ गया। केतकी देशमुख? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। जी, केतकी ने जवाब दिया। उसने हाथ बढ़ाया। राघव शेलार, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। लेकिन आप चाहें तो मुझे सस्ता शर्लॉक कह सकती हैं। केतकी हल्का सा चौंकी। मुझे उम्मीद थी कोई गंभीर सूट बूट वाला आदमी मिलेगा। राघव हंस पड़ा। सूट बूट वाले लोग सीरियस नहीं होते, बस शो ऑफ करते हैं। असली काम तो ऐसे ही ढीले ढाले लोग करते हैं। खैर, बताइए, क्या मसला है? केतकी ने उसकी तरफ झुककर धीरे धीरे मालिनी पैलेस का मामला समझाना शुरू किया। लोगों के गायब होने की कहानियां, रूम 666 और अमित की गुमशुदगी। राघव बीच बीच में सिर हिलाता रहा। कभी नोटबुक में टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से कुछ लिखता, कभी मुस्कुराकर केतकी को देखता। फिर अचानक बोला, इंटरेस्टिंग, बड़े लोग गायब हुए हैं। सीईओ, डॉक्टर, यहां तक कि एक डॉन भी।
हेवी लाइनअप है, जैसे कोई आईपीएल टीम बन रही हो। केतकी ने उसे घूरा। ये मजाक का समय नहीं है मिस्टर शेलार, असल जिंदगियां दांव पर लगी हैं। राघव ने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, ठीक है, सीरियस मोड ऑन। देखिए, ये केस हाई प्रोफाइल है, मतलब न सिर्फ खतरनाक बल्कि पॉलिटिकल और कॉरपोरेट दबाव भी होगा। और वार्निंग देता हूं, इसमें उतरने के बाद पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं होगा। केतकी ने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे सच्चाई चाहिए, चाहे कुछ भी हो। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कान लौट आई। तो मैडम, मुझे बताइए कि हम कहां से शुरुआत करें। केतकी ने अपनी डायरी बंद की और राघव की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे दो चीजें चाहिए, सीसीटीवी फुटेज और मालिनी पैलेस का ब्लूप्रिंट, पुराने समय का, जब रूम नंबर 666 बना नहीं था। क्या आप ये कर सकते हैं? राघव ने भौहें उठाई और मुस्कुराया। वाह, सीधे स्नाइपर शॉट। लोग यूजुअली पूछते हैं कहां से शुरू करें, क्या करना चाहिए। आप तो सीधा गले पर वार कर रही हैं। जवाब दीजिए, कर सकते हैं या नहीं। केतकी की आवाज सख्त थी। राघव ने उंगलियों से मेज पर टक टक की, जैसे सोच रहा हो। देखिए, सीसीटीवी फुटेज मिलना आसान नहीं है। होटल वाले या तो उसे डिलीट कर चुके होंगे या फिर किसी तिजोरी में छुपा कर रखे होंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मुझे एक दो सोर्स मालूम है। और ब्लूप्रिंट? केतकी ने पूछा। ब्लूप्रिंट ट्रिकी है। पुराना नक्शा चाहिए तो नगर निगम के आर्काइव में जाना होगा, और वहां फाइल्स पर डस्टबिन से ज्यादा डस्ट होती है। लेकिन अगर मिल गया तो खेल पलट सकता है, क्योंकि ब्लूप्रिंट सच दिखाता है कि कौन सा कमरा बाद में बनाया गया और किसके पीछे क्या छुपा है। केतकी ने धीरे से कहा, रूम 666। राघव हल्के से हंस पड़ा। एग्जैक्टली exactly। वो आगे झुककर केतकी के कानों में कॉन्स्पिरेटोरियल अंदाज में बोला, और अगर हमें सीसीटीवी प्लस ब्लूप्रिंट दोनों मिल गए तो मालिनी पैलेस का पेट फाड़कर सच बाहर आ जाएगा। केतकी ने गहरी सांस ली। ठीक है, तो यही पहला कदम है। आप काम शुरू कीजिए, मैं भी अपनी तरफ से प्रेस क्रेडेंशियल्स यूज करके पुश करूंगी। राघव खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, मैडम जर्नलिस्ट, आज से हम दोनों की जोड़ी एकदम जैसे सीसीटीवी ब्लूप्रिंट कॉम्बो चल पड़ी है। केतकी ने आंखें घुमाई। अगली सुबह केतकी फिर से स्नेहा से मिलने पहुंची। मेडिकल स्टोर में सन्नाटा था। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद उसने सीधा पूछा, स्नेहा, क्या तुम्हें अमित के बारे में और कुछ याद है? कोई भी छोटा सा सुराग, कोई भी चीज जो हमारी मदद कर सके। स्नेहा ने गहरी सांस ली और सोच में डूब गई। अमित अक्सर अपना काम कंपनी के लैपटॉप पर करता था, लेकिन कई बार वो अपना पर्सनल लैपटॉप भी इस्तेमाल करता था। कुछ प्राइवेट फाइल्स उसी में थीं। केतकी तुरंत चौकन्नी हो गई। और वो लैपटॉप कहाँ है? अमित की बाकी चीजों के साथ मुंबई में एक स्टोरेज यूनिट में रखा है। अमित का मेरे अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैंने उसकी सारी बिलोंगिंग्स वहां शिफ्ट कर दी थी। कभी हिम्मत ही नहीं हुई खोल कर देखने की। केतकी के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी चमक आ गई। तो हमें मुंबई जाना होगा। स्नेहा ने सिर हिलाया। हाँ, शायद वहीं हमें सच का कोई सिरा मिल जाए। एपिसोड 6 समाप्त। अगले एपिसोड की सूचना पाने के लिए कृपया स्टोरीज विद तेजू को सब्सक्राइब करें।